सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन। पहले समझते हैं केमिकल रिएक्शन होते क्या है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, वो रिएक्ट करें और एक नई चीज बनाए, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करें, जिसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में देखो, मैंने दो चीजों को एक खाली बीकर के अंदर मिलाया और नई चीज बन गई। जो नई चीज बनी उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे, और जिन चीजों को मैंने मिलाया है उसे हम क्या बोलने वाले हैं? रिएक्टेंट बोलने वाले हैं। तो रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी? ए रिएक्टेंट इज ए सब्सटेंस दैट अंडरगोज चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनके अंदर हमारे पास चेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट क्या है? रिएक्टेंट आर द स्टार्टिंग मटेरियल दैट आर प्रेजेंट बिफोर द रिएक्शन अकर। यानी कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो होने से पहले जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट वो चीज है जो बनती है। ए प्रोडक्ट इज ए सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो सब्सटेंस, नया सब्सटेंस जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट आर द न्यू सब्सटेंस। प्रोडक्ट एक नया सब्सटेंस होता है जनरेटेड फ्रॉम द रिएक्टेंट, जो कि किन से बनता है? किन से जनरेट होता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से जनरेट होता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसके बाद देखने को मिलता है, हैज टेक्स पहले से। यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन संपन्न होती है, कंप्लीट होती है, तो जो हमें नया सब्सटेंस देखने को मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास Mg प्लस में O2, देन ये फॉर्म कर रहा है MgO। यहाँ पर जो MgO है ये क्या है? प्रोडक्ट है, और Mg प्लस O2 क्या है? ये हमारे पास रिएक्टेंट है। यानी कि जब भी मैग्नीशियम को मैं जलाता हूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और वहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा व्हाइट लाइट, सफेद रोशनी देखने को मिलती है। और ये जो व्हाइट लाइट है ये हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में पूरी तरीके से बदल चुका है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्राइटेरियाज के जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। बाय द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वी कैन डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, जिसके बेसिस पर हम ये पता लगाएंगे कि अगर यहाँ पर इनमें से कोई भी चीज, कोई भी प्रोसेस हो रही होगी तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन वहां पर होने वाली है। इसमें से फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है चेंज इन स्टेट का। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी मटेरियल है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है तो उसे हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम, जो कि सॉलिड होता है। इसको मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हो गया। मैग्नीशियम सॉलिड था, मैग्नीशियम क्लोराइड मुझे एक्वस स्टेट में मिलेगा। जैसे मान लो मैं पानी के अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड को घोलूंगा तो वो घुल जाएगा, लेकिन मैग्नीशियम को अगर मैं डालूंगा तो वो नहीं घुलेगा। तो मैग्नीशियम जो था उसकी स्टेट चेंज हो गई, अवस्था चेंज हो गई। लेकिन हम ना इसको इस तरीके से कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे पानी था, लिक्विड था, उसे गर्म किया तो वो गैस में बदल गए, तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केवल एक फिजिकल प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन में हमारे पास केमिकल फॉर्मूला भी चेंज होना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास चेंज इन कलर। अगर मान लो किसी भी प्रोसेस के दौरान कलर चेंज होता हुआ हमें ऑब्जर्व होता है तो वहां पर भी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। जैसे ये हमारे पास कंटेनर था जिसके अंदर हमारे पास ऑरेंजिस कलर का एक सॉल्यूशन था। इसके अंदर मैंने जैसे ही एसिड डाला तो उसका कलर ब्लू हो गया। ये जो सॉल्यूशन था इसके अंदर मैंने इंडिकेटर डाल रखा था, जैसे ही एसिड की प्रेजेंस में ये इंडिकेटर आया तो इसका कलर ब्लू हो गया। यानी कि इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में हमें कलर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस हमारे पास केमिकल प्रोसेस होगी, केमिकल रिएक्शन होगी। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि अगर मान लो कोई भी प्रोसेस है उसके दौरान अगर कोई भी गैस निकलती हुई हमें दिखाई देती है तो वहां पर भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास है मेटल कार्बोनेट, और इस मेटल कार्बोनेट के अंदर मैंने जैसे ही एसिड डाला, देखो मेटल कार्बोनेट की एक खासियत होती है, अगर किसी भी मेटल कार्बोनेट में एसिड डालो या फिर उस मेटल कार्बोनेट को आप गर्म करो तो वहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बाहर निकलना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन
हुई है। लास्ट हमारे पास क्राइटेरिया है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मान लो किसी भी प्रोसेस के दौरान हमारे पास एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए या फिर एनर्जी को बाहर निकाला जाए, तो उस प्रोसेस को भी हम एज ए केमिकल रिएक्शन कंसिडर करने वाले हैं। देखो इस एक्सपेरिमेंट में आप अच्छे से देख सकते हो कि जैसे ही मैं एसिड के अंदर पानी डालता हूं, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, क्योंकि डाइल्यूशन ऑफ एसिड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, इसमें बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। ये थे हमारे पास कुछ क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ए केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू डिस्क्राइब ए केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। यानी कि सिंबल्स और फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हम एक केमिकल रिएक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था, उसको मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। अब मैं इस प्रोसेस को अगर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं तो उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर केमिकल इक्वेशन में हम किसी भी सब्सटेंस के जो रिएक्ट कर रहे हैं और जो बन रहे हैं उनको उनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना प्रेफर करते हैं, तो उसे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अगर उनका नाम लिखेंगे तो उसे हम वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसे समझते हैं। A balanced chemical equation is a chemical equation in which the number of atoms of each element is the same on both sides of the chemical equation। यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम उसे कहेंगे जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट होता है और जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों साइड में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। जैसे रिएक्टेंट में अगर मैग्नीशियम 1 है तो प्रोडक्ट में भी मैग्नीशियम 1 होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे हम बैलेंस करते हैं। This means that the mass of the reactant equal the mass of the product to satisfy the law of conservation of mass। यानी कि हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो हमारे पास मास है ना तो उसे हम पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही उसे हम खत्म कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारे पास एनर्जी होती है उसे ना तो हम बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, उसी तरीके से जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है उस साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के सेम ही होने चाहिए। देखो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2 बना रहा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए और जो H2 जो बन रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। तो जो हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन है उसमें हमारे पास जो हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है वो 2 हैं और रिएक्टेंट में जो ऑक्सीजन है वो भी 2 हैं, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1 ही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। और हमारे पास जब इसे हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद देखो रिएक्टेंट साइड में देखना हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, और प्रोडक्ट में देखो हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आता है तो सिंपल है, मैं आपको सिखा दूंगा। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम यही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे किसी भी केमिकल इक्वेशन को। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को सबसे आसान तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। मैं कुछ सिनेरियो बताऊंगा आपको, उसको आपको अपने माइंड में रखना है। देखो आपको सबसे पहले केमिकल इक्वेशन में मेटल ढूंढनी है, फिर नॉन मेटल, और फिर लास्ट नंबर लेना है अपने को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो मेटल्स आपको ज्यादातर यही मिलेंगी, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम ये मिल जाएंगे, और नॉन मेटल्स आपको जैसे क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन ये मिल जाएगी। ठीक है, और लास्ट नंबर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का होने वाला है। ये सिनेरियो अपने को माइंड में रखना है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल सोल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ये फर्स्ट एग्जांपल है इसमें देखो यहाँ पर ये जो है ये मेटल है, ये हमारे पास नॉन मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास पूरा जो साइड है ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट साइड है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट साइड है उसमें सबसे पहले हम इस मेटल को बैलेंस करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी एक हमारे पास एल्यूमिनियम है, रिएक्टेंट में भी कितना है, 1 है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सेटिस्फाई हो गया, एल्यूमिनियम हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरीन, नॉन मेटल, यहाँ पर कितने हैं नॉन मेटल, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम, 3 कर देंगे। ठीक है, बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पर क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 2 है। अब आप ध्यान से देखो, क्या आप 3 हाइड्रोजन प्रोडक्ट में कर सकते हो क्या, कभी भी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 भी लगाते हैं ना तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर हम 3 नहीं कर सकते हैं, तो इसे अब हमें चेंज करना होगा। हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जो है ना, इस प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम को 2 कर देंगे, AlCl3 को 2 कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए, 6 हो गए। ये जो नीचे की वैल्यू है ना, ये सामने की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो गए। यहाँ पर भी आप क्लोरीन को हमें 6 करना होगा। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है, एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पर कितने हैं, 2 ही हैं। यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब देखो इस केमिकल इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम कितना है, 1 है। यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितना है, प्रोडक्ट में 1 है। यहाँ पर अब ध्यान से देखो, मैग्नीशियम हमारी मेटल थी, हमारे बैलेंस हो गई मेटल। अब नॉन मेटल नाइट्रोजन है, लेकिन हम क्या करते हैं, इस NO3 को पूरे NO3 को ही क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये NO3 हमारे प्रोडक्ट में भी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर देखो NO3 हमारा कितना है, 1 ही है, 1 ही है। लेकिन यहाँ पर NO3 कितना है, ये NO3 2 है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सामने लगा देंगे, तो हमारा NO3 भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे समझ लो, या फिर ऐसे समझ लो कि नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6। यहाँ पर भी हमारे पास है 3 2 जा 6, नाइट्रोजन 2, ठीक है। ऐसे समझ लो, कैसे समझ लो, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट अब देखो हमारे पास NO3 भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में भी कितने हैं, 2 है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका है। तो ये हमारी इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, केवल यहाँ पर 2 ही लगाना था, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन में ध्यान से देखना, यहाँ पर सोडियम क्या है, मेरे पास मेटल है, SO4 वही, सल्फर हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन SO4 यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो SO4 हमारे लिए नॉन मेटल हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन मेटल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटल है। सबसे पहले मेटल को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो मेटल यहाँ पर 1 है, सोडियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है SO4 यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। केवल 2 लगाना था हमें, सोडियम कितना करना था, 2 करना था, ठीक है। इस रिएक्शन में देखो कैल्शियम जो है, ये क्या है, मेरे पास मेटल है, यहाँ पर भी देखो कैल्शियम है, कैल्शियम मेरे पास क्या हो गई, मेटल हो गई। यहाँ पर PO4 क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया। फास्फोरस नॉन मेटल है, लेकिन PO4 मेरे पास क्या है, कॉमन है, तो इसे मैं नॉन मेटल मान लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैल्शियम को क्या करेंगे, बैलेंस। तो सबसे पहले अब हम कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे हम, 3 कर देंगे, ठीक है। कैल्शियम हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब PO4 को देखो, यहाँ पर कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पर अब हम आराम से यहाँ पर 3 लगा कर इसे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस हो चुकी है। केवल यहाँ पर हमें क्या करना था, यहाँ पर 3 लगाना था, यहाँ 2, लास्ट में 3H2 करना था, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब नेक्स्ट इस केमिकल इक्वेशन में देखो, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, SO4 वही क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। SO4 को ऊपर है तो नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, फिर है हमारे पास हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो हम लास्ट में बैलेंस करने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे इस मेटल को। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है। SO4 कितना है, 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन जो है, देखो सॉरी यहाँ पर क्या बनने वाला है, H2 बनने वाला है, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी कितना कर देंगे हम, 3H2O कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ऑक्सीजन तो 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो सारी चीजें सारे हमारे पास जो एलिमेंट हैं रिएक्शन में, सारे एलिमेंट बैलेंस हो चुके हैं। अब हमारे पास ये लास्ट इक्वेशन है जिसे हम बैलेंस करने वाले हैं। बेरियम क्या है हमारे पास, मेटल। सोडियम क्या है, मेटल। बेरियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। सोडियम 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इसे 2NaCl कर दूंगा, ठीक है। अब देखो क्लोरीन भी मेरे पास क्या हो गया, 2 हो चुका है, 2 क्लोरीन हो चुके हैं, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। SO4 1 है, यहाँ पर भी SO4 क्या है, 1 है। तो ये केमिकल इक्वेशन भी हमारे पास बैलेंस हो चुकी है। तो सिंपल तरीके हैं हमारे पास, जिस तरीके से मैंने बताया है ना, उस तरीके से हम देख करके आराम से बैलेंस कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के। इसमें फर्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना,
ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जोड़ेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर देन टू रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें से दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करें, जुड़ जाएं और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देखने को मिले, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम पानी में जैसे ही डालते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है और वहां पर बहुत ज्यादा हीट बाहर निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैकलाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली with the carbon dioxide gas in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall which gives a shiny finish to the wall। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास जो स्लैक लाइम होता है, अब स्लैक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम बोलते हैं। उसे पानी में घोलेंगे, उसका सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन बनते ही उसको हम यूज करने वाले हैं हमारी जो दीवारें होती हैं उन पर व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, यानी कि सफेदी करने के लिए उसको यूज करते हैं। होता क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारी वॉल पर अब प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर के अंदर है, जो एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और एक थिन लेयर, पतली सी लेयर बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट की। हमारी जो वॉल है, दीवारें हैं, उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बन जाएगी, जिसकी वजह से हमारी दीवारें जो होती हैं वो चमकने लगती हैं। इस एक्सपेरिमेंट में मैंने इस राउंड बोतल फ्लास्क के अंदर ले रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन और इसके अंदर मैं मुंह से डालने वाला हूं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे मैं डालूंगा तो ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है धीरे धीरे मिल्की होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट बनना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है इसका कलर मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, दो तरीके की हमारे पास रिएक्शन हो सकती हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो है या फिर एनर्जी जो है वो बाहर निकले ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जब रिएक्शन प्रोसीड होती है तो उसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, यानी कि हीट एनर्जी जो है वो रिलीज की जाए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे जैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है वैसे वैसे हीट एनर्जी भी बाहर निकाली जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, ये कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस के। यानी कि जब भी ये प्रोसेस हमें देखने को मिलती है तो वहां पर हमारे पास हीट, लाइट, कुछ भी, कोई सी भी एनर्जी जो है वो बाहर निकलती है ड्यूरिंग द रिएक्शन। इसमें जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें मैंने मैग्नीशियम को जलाया है, जिससे लाइट और हीट दोनों एनर्जी बाहर निकल रही है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, यानी कि एसिड जो है उसके अंदर मैंने मेटल को डाला है जिससे हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। थर्ड जो है वो है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, यानी कि जब भी एसिड जो है उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो वहां पर हमें हीट एनर्जी जो है वो निकलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक की जस्ट उल्टी होती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी या फिर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, लाइट एनर्जी भी हो सकती है, यानी कि किसी भी टाइप की एनर्जी है हो सकती है। हमारे पास जो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है इसमें मैंने हीट एनर्जी दिया है, इस कंटेनर के अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको हीट एनर्जी दी है जिससे ये डिकम्पोज, यानी कि ये टूट गया। सेकंड जो है इसमें मैंने वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई है, जिसके थ्रू मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया है। लास्ट जो है इसके अंदर मैंने सनलाइट एनर्जी को यूज किया है, जिसकी वजह से मेरे पास जो ये सिल्वर क्लोराइड है ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाता है। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन to give simpler product is known as decomposition reaction। यानी कि अगर हमारे पास कोई सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है और वो हमारे पास सिंपलर मॉलिक्यूल से या सिंपलर प्रोडक्ट हमें देता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में हमारे पास टूट जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ फॉलोइंग वेज। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास तीन तरीके से हो सकती है।
पहला तरीका क्या है, अगर मान लो कोई सब्सटेंस है उसको गर्म करे और वो क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड नेक्स्ट क्या है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में लिखना क्या है वो देख लेते हैं। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग देन इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हीट करने से, यानी कि उससे जब उसे गर्म करते हैं तो वो टूट जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास लेड नाइट्रेट है। अब लेड नाइट्रेट जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। जब उसे गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है, जो कि हमारे पास ऑरेंजिस कलर का हमें देखने को मिलता है, और NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है, जो कि हमें इस एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल रहा है। सो ये थी हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इसका सेकेंड एग्जांपल देखें तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम फेरस सल्फेट लेंगे। देखो फेरस सल्फेट जो होता है ना, वो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है अगर उसके साथ 7H2 के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। लेकिन अगर उस FeSO4.7H2 को गर्म करते हैं तो वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे पास केवल FeSO4 जो होता है ना वो व्हाइट कलर का होता है, और FeSO4.7H2 जो होता है वो हमारे पास ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास व्हाइट कलर का FeSO4 है उसे आगे फर्दर हम गर्म करेंगे तो उसमें से SO2 और SO3 गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी और फेरस ऑक्साइड हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पास है ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस को तोड़ना है और उसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये वाटर है, H2 है, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही फ्लो कराएंगे तो ये H2 और O2 में टूट जाएगा। अब ये कैसे होगा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, यानी कि हम 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे, उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को हम बोलते हैं कैथोड। अब एनोड जो पॉजिटिव है उस पर कौन सी गैस बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी, और कैथोड जो कि नेगेटिव है उस पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनने वाली है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है इसके अंदर हमारे पास एक टर्मिनल पर बहुत ही तेज गैस बन रही है, वो है हाइड्रोजन, और जो धीरे धीरे गैस बन रही है वो है ऑक्सीजन। एंड लास्ट है हमारे पास फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए सनलाइट यानी कि जो लाइट एनर्जी है उसका यूज़ करें। व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट एनर्जी, यानी कि अगर मान लो किसी भी लाइट एनर्जी का हम यूज करते हैं किसी भी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए, देन इट इज़ नोन एज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं यार, उनको अगर हम धूप में रखते हैं ना तो उनका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि वो अलग सब्सटेंस में बदल जाते हैं। जैसे कि हमारे पास AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड, अगर उसको सनलाइट में रखते हैं तो हमारे पास Ag प्लस Cl2 गैस बनती है। तो AgCl जो होता है ना वो वाइट कलर का होता है, और कुछ टाइम बाद उसको सनलाइट में रखने के कुछ टाइम बाद वो हमारे पास ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। अब इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह होती है ये रिएक्शन जिसमें हमारे पास सिल्वर बनता है जो कि हमारे पास ग्रे कलर का दिखाई देता है, और क्लोरीन गैस जो होती है वो निकल जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, जिसको आप इस एक्सपेरिमेंट में अच्छे से देख सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट देन इट इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, यानी कि उसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा दे। अब लेस रिएक्टिव एलिमेंट ऐसे रखा हुआ तो मिलेगा नहीं, उसका हम क्या लेंगे, सोल्ट लेंगे। जैसे हमारे पास लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कोई भी सोल्ट, जैसे हमारे पास है NaCl, मान लो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम क्या है, हाई रिएक्टिव। अब इससे भी ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम है। तो मैं पोटेशियम की रिएक्शन अगर NaCl के साथ करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, KCl पोटेशियम क्लोराइड, और सोडियम हट जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है, इसमें जो सिल्वर है ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो कॉपर की अगर रिएक्शन में करवाऊंगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो मेरे पास कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जिसमें क्या हुआ है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कॉपर था, एलिमेंट था, उसने क्या किया, Ag को रिप्लेस कर दिया,
उसके सोल्ट से, एजी के सोल्ट से एजी को रिप्लेस कर दिया, यानी कि एजी को उसके घर से बाहर निकाल दिया और उसके घर में जाकर के रहने लगा। ठीक है, तो यही होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पर इस बीकर में जो आपको दिखाई दे रहा है वो है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास सॉलिड होता है, उसको पानी में घोल करके हमने इसका सॉल्यूशन बना दिया और उसके अंदर फिर हमने कॉपर वायर को डाल दिया। तो देखो कॉपर वायर के चारों तरफ हमारे पास सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देता है और इस सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे हमारे पास ब्लू होना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट जो होता है ना वो ब्लू कलर का होता है और उसका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा। तो देखो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें मैंने मैग्नीशियम जो कि हाई रिएक्टिव होती है, कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसको कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डालता हूं। कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का है, देख लो ये ब्लू कलर का हमारे पास कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर जैसे ही मैं मैग्नीशियम को डालूंगा वैसे वैसे ये जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ना, ये धीरे धीरे व्हाइट कलर में शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है वो व्हाइट कलर का सॉल्यूशन होता है और जो हमारे पास कॉपर होगा वो धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पर जो आपको सीरीज दिखाई गई है ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमें ये बताती है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है। सो ये थी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होती है जिसमें दो कंपाउंड अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आगे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें लिखना क्या है, द रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स टेक्स प्लेस। यानी कि अगर मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में अगर आयंस का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास है जिसमें सोडियम सल्फेट ने बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन की और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब जो बेरियम सल्फेट होता है ना यार, वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगा, यानी कि ऐसी चीज बनेगी जो व्हाइट कलर की होगी और हमारे सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगी, तो वो सॉलिड स्टेट में बनेगी और हमें एक अलग ही प्रेसिपिटेट यानी कि अलग ही ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो घुल ही नहीं रही होगी हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंट में इस वीडियो में देख सकते हो, जिसमें हमने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाया और एक व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस बन रहा है ये हमारे पास बेरियम सल्फेट। सेकंड एग्जांपल हमारे पास जिसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाई है लेड नाइट्रेट के साथ, जिससे हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बनता है। अब देखो ये जो लेड आयोडाइड बनता है ना, ये येलो कलर का हमें देखने को मिलता है और ये भी हमारे सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है, तो ये भी हमारे पास एज ए प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट वो चीज होती है जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर घुलती नहीं है, एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर घुले ही ना। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में आप अच्छे से देख सकते हो, जब मैंने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन था उन दोनों को मिलाया, जो कि हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन था, उन दोनों को जब मिलाया तो हमारे पास एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है जो कि घुल ही नहीं रहा है सॉल्यूशन में। वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट है हमारे पास लेड आयोडाइड। लास्ट है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, जिसमें मैंने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन था, यानी कि नमक को पानी में डाल करके हमने सॉल्यूशन बना दिया, ऐसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट को पानी में डाल करके सॉल्यूशन बना दिया। अब इन दोनों का सॉल्यूशन जो होता है ना वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता है, पानी की तरह होते हैं दोनों। ठीक है, जब उन दोनों को मैंने मिलाया तो हमारे पास एक व्हाइट कलर का अलग ही सब्सटेंस बन रहा था जो कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर नहीं घुल रहा था। वो जो सब्सटेंस था वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था हमारे पास सिल्वर क्लोराइड, और हमारे पास जो सोडियम नाइट्रेट था वो हमारे सॉल्यूशन के अंदर आराम से घुल जाता है, जिसको आप इस एक्सपेरिमेंट में आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे पास AgCl बनता है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें कि अगर मान लो जब भी हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और उसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो हमारे सॉल्यूशन के अंदर घुले ही ना, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और जो चीज घुलती नहीं है,
जो इनसोल्यूबल होती है हमारे सॉल्यूशन के अंदर, घुल नहीं पाती है, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट। सो हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होता है ना, वो एक एग्जांपल है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है ना। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट जो हमने किए हैं ना, इन तीनों में हमें प्रेसिपिटेट देखने को मिला है। सो ये तीनों की तीनों हमारे पास रिएक्शन जो थी, ये एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के भी और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी। अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई भी रिएक्शन है और उस रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन उस सब्सटेंस से रिमूव हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है, यानी कि जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ती है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। अभी हम इसका एग्जांपल भी देखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। देखो, रिडक्शन जस्ट उल्टा होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन का। तो इसमें क्या होने वाला है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो उसी को क्या बोलेंगे? हम रिडक्शन बोलेंगे। और अगर किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन बाहर निकलती है या फिर उससे हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हम ये बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का क्या हो चुका है? रिडक्शन हो चुका है या फिर वो क्या हो चुका है? रिड्यूस्ड हो चुका है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीडेशन का सिंपल एग्जाम्पल है, जिसमें हम मैग्नीशियम को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पर हमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कॉपर ऑक्साइड जो है, उसको हम जैसे ही हम हाइड्रोजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, तो वो कॉपर प्लस में H2 में बदल जाता है। कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, वो ब्लैक कलर का होता है और जो कॉपर हमें देखने को मिलेगा वो ब्राउन कलर का होगा। यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का था, वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्या बना लेगा? वो कॉपर बना लेगा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है, ये कॉपर में चेंज हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन इससे रिमूव हो गया है, तो इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलने वाले हैं। और जो ये लास्ट एग्जांपल आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 बना रहा है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड था, वो मैग्नीशियम क्लोराइड में चेंज हो रहा है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो सिंपल है कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और हमारे पास जो HCl है, उसमें हाइड्रोजन जो है, उसके साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या बना लिया? वाटर बना लिया। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो यहाँ पर इस HCl के हाइड्रोजन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें होती हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उन्हें क्या बोलते हैं? हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब हमारे इस चैप्टर के केवल दो ही टॉपिक बचे हुए हैं, एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। कोरोजन की बात करें तो कोरोजन का मतलब होता है यार कि किसी भी मेटल को, कोई भी मेटल हो, उसे अगर हम खुले में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। ये गैसेज क्या कर लेती हैं? हमारे उस मेटल के साथ रिएक्ट कर लेती हैं। जैसे मान लो ऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन जो है, वो अगर हमारे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये मॉइस्चर के साथ मिलकर के उस मेटल के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बोनेट बना देगा। यानी कि हमारे पास जो मेटल है वो कंपाउंड में चेंज हो जाएगा अगर उसको हम खुले में छोड़ देंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास लोहा, आयरन जो है, उसको जब भी हम खुले में छोड़ देते हैं काफी लंबे टाइम तक, तो क्या होता है कि लोहे पर जंग लग जाती है। तो वो हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है कोरोजन का। अब इसमें लिखना क्या है? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट such as moisture, acid, etc. It is said to be corrode and this process is called corrosion। यानी कि अगर कोई भी मेटल जिस पर हमारे पास इस एनवायरनमेंट के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो अटैक कर दें, जैसे हमारे पास मॉइस्चर है, एसिड है, वो अटैक कर दें, तो हमारे पास उस मेटल को हम बोलेंगे कोरोड, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास जो ब्लैक कोटिंग, यानी कि ब्लैक ब्लैक कलर का हमारे पास सिल्वर के चारों तरफ एक कोटिंग दिखाई देती है, वो किस वजह से होती है? हमारे जो सिल्वर होता है ना, उस पर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बन जाती है। हम जानते हैं यार, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो सिल्वर के साथ रिएक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से सिल्वर के चारों तरफ, चांदी के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की कोटिंग देखने को मिलती है, जो कि हमारे पास सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से होती है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ग्रीन कोटिंग ऑन
कॉपर, यानी कि कॉपर जो होता है, तांबा जो होता है, उसके चारों तरफ हमें ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर देखने को मिलती है। वो क्यों होती है? जब भी हम कॉपर को इस खुले एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो उसके चारों तरफ कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। अब कॉपर कार्बोनेट की वजह से हमारे पास वो ग्रीन कोटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि जो कॉपर कार्बोनेट होता है ना, वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कोरोजन में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? कोरोजन कोजेज डैमेज टू कार्बोडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन, यानी कि स्पेशली जो आयरन के बने हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कार बॉडीज हो गए, ब्रिजेज हो गए, रेलिंग्स हो गई, शिप हो गई, ये सारी चीजें किससे बनी होती हैं? आयरन, लोहे से बनी होती हैं, जिनको हम खुले एनवायरनमेंट में काफी दिनों तक रख देते हैं तो क्या होता है, इन पर हमारे पास जंग लग जाती है। ठीक है, जो कि हमारे पास कोरोजन का एग्जांपल है, जिसकी वजह से ये जो लोहा होता है उसमें वो सारा सारा खराब हो जाता है। सो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी। बासी आपने कभी ना कभी सुना होगा, जैसे हमने शाम को खाना बनाया और सुबह हम उसको खाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ये खाना क्या है? बासी है। ठीक है, तो वो बासी जो है ना, ये हो गया वो रेंसिडिटी। और जो खाने का ये जो नेचर है ना, बासी होना, ये हो गया रेंसेड। तो हमारे पास रेंसिडिटी जो होती है वो एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसे हमारे पास प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास कोई भी फूड आइटम जो कि फैट या फिर ऑयल से बना हुआ है, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, उसके अंदर गंदी स्मेल आती है और उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। और उस फूड आइटम को क्या बोलेंगे? रेंसिड बोलेंगे। सो अब देख लेते हैं इसमें लिखना क्या है। When fatty and oily substance oxidize, oxidize मतलब जब भी हम किसी भी फैट या फिर ऑयली सब्सटेंस जो हमारा फूड आइटम है उसको खुले में रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। देन देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, जिसकी वजह से उसका जो स्मेल है और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। एंड दे बिकम रेंसिड, और वो क्या हो जाते हैं? बासी हो जाते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिड बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूजुअली द सब्सटेंसेस व्हिच प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेशन आर नोन एज एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे फूड आइटम को बचाते हैं ऑक्सीडेशन से, उनको क्या बोलेंगे? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, सो एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड विच कंटेनिंग फैट और ऑयल्स, यानी कि ऐसा फूड जिसके अंदर फैट या फिर ऑयल है उसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट, कोई भी सब्सटेंस जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको डाल देंगे, ताकि हमारा जो फूड आइटम है उसका ऑक्सीडेशन ना हो, उसके अंदर गंदी स्मेल या फिर उसका टेस्ट जो है वो चेंज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज, यानी कि हमारे पास जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं, चिप्स की जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करते हैं? चिप्स का जो पैकेट होता है ना, उसमें चिप्स डालने के बाद उसके अंदर जो हमारे पास एयर होती है उसको निकाल देते हैं और नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वो फूड आइटम है, जो चिप्स हैं, वो जो कि हमारे पास ऑयल या फिर फैट के बने हुए होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन ना हो।